गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 9th की नई बुक है कावेरी, उसकी पोएम है भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड, इसके चैप्टर में जो भी एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी के ये चैप्टर्स के ऊपर कावेरी बुक के वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और जो सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में है कि आप नेशनल एंथम की लाइंस को याद करेंगे और ये टेबल को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है कि नेशनल एंथम में स्टेट्स के नाम जो आते हैं वो आपने लिखने हैं, स्टेट्स या प्रोविंसेस, राज्यों के नाम, माउंटेन रेंजेस, पहाड़ों के नाम जो आते हैं, रिवर्स जो नदियों के नाम आते हैं, ये आपने मेंशन करने हैं नेशनल एंथम में। तो नेशनल एंथम में जो स्टेट्स या प्रोविंसेस हैं उनके किन के नाम आते हैं? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। ठीक है जी, बंग मतलब बंगाल, बंगाल। ठीक है, ये स्टेट से प्रोविंसेस के नाम आते हैं। माउंटेन रेंजेस किन के नाम आते हैं? विंध्य और हिमाचल के। रिवर्स यमुना, गंगा के नाम आते हैं। ठीक है जी। फिर आगे है आपका, अपने जोड़ों में काम करना है और डिस्कस करना है जय हे जो शब्द हैं नेशनल एंथम के आखिर में, वो क्या कन्वे करते हैं, इनका क्या मतलब है जय हे का। तो जय हे का मतलब आपके क्या है? विक्ट्री टू दी। दी का मतलब हो गया यू, विक्ट्री टू यू, आपकी जीत हो। तो जय हे किसकी जीत हो, किसके बारे में कहा गया है कि इसमें एक सैल्यूटेशन यानी कि सलामी देने का, और एक प्रेयर है कि जो हमारी मदरलैंड है, मातृभूमि, उसकी जय हे हो, मतलब उसको जीत हो, विजयी हो, हमारी जो मदरलैंड है, मातृभूमि, उसको विक्ट्री मिले, उसकी ये प्रेयर है। फिर आपका आता है ये अंडरलाइंड वर्ड्स आपने रीड करने हैं गिवन लाइन्स में, और ऑड वन आउट आपने चूज़ करना है। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब पियरलेस वर्ड है, ठीक है, तो इसके चार मतलब दे दिए, वैल्यूएबल, इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड। ठीक है, ये तीन इसके दे दिए आगे मीनिंग। तो इसमें ऑड वन का कौन सा है? ऑड वन वो हमने देखना है। ठीक है, वैसे ही सैंक्टिफाइड के दे दिए, ऑस्पिशियस के दे दिए, और होरी एंटिक्विटी के दे दिए। ठीक है, ऑड वन आउट हमने पता करने हैं। तो पियरलेस का ऑड वन आउट क्या है? पियरलेस का ऑड वन आउट है वैल्यूएबल, जो कीमती हो। लेकिन पियरलेस का मतलब हो गया जो जिसकी कीमत ही आप फिक्स ना कर सको। इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड। ठीक है, पियरलेस का मतलब इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड हो गया, जिसकी कीमत ही आप फिक्स ना कर सको। उसके बाद सैंक्टिफाइड का मतलब क्या हो गया? सैंक्टिफाइड का मतलब आपका होता है मेड होली, पवित्र करना। ठीक है, तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा हो गया? इसमें ऑड वन आउट हो गया अपलॉडिड, ताली बजाना। सेंक्टिफाई करने का मतलब होता है पवित्र करना, ब्लेस करना, प्योरीफाई करना। अपलॉडिड इसमें ऑड वन आउट है। फिर ऑस्पिशियस का मतलब आपका क्या होता है? ऑस्पिशियस का मतलब होता है ब्रिंगिंग गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत वाला, ऑस्पिशियस। ठीक है, तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो गया ऑस्पिशियस का? ऑस्पिशियस का मतलब ऐसे फॉर्चुनेट हो गया, किस्मत वाला, फेवरेबल भी हो गया कि हमारे अनुसार होने वाला, फैंटास्टिक, ये ऑड वन आउट हो गया आपका। होरी एंटीक्विटी का मतलब क्या हो गया? होरी एंटीक्विटी का इसका मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत ही पुरातन। ठीक है, और ऑड वन आउट इसमें कौन सा हो गया? होरी एंटीक्विटी बहुत पुरातन, बहुत ओल्ड, तो एंशियंट टाइम्स हो गया। ठीक है, टाइम इमेमोरियल भी हो गया। रीसेंट पास्ट जो अभी अभी हुआ है, नहीं, होरी एंटिक्विटी तो बहुत पुराना होता है, रिसेंट वाला नहीं होता। तो रिसेंट पास्ट इसमें ऑड वन आउट हो गया।
हम्म तो आगे हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, ये वाली है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपने ब्लैंक्स फिल करनी है अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चुन के। ये बॉक्स आपको जो दिया गया है पिंक कलर में, जो वर्ड्स दिए गए हैं पिंक बॉक्स में, और पोएम की समरी आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। तो वर्ड्स आपको वॉरियर्स, गंगा, सेजिस, ब्रह्म नॉलेज, पियरलेस, बुद्धा, प्रेज, उपनिषद, हिमावंत, हिस्टोरिकल ग्रेटनेस, ये दिए गए हैं। पोएम जो दी गई है ये ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? TRIBUT, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूट का मतलब होता है समथिंग दैट यू से और डू टू शो दैट यू रिस्पेक्ट। ओके ओके ओके, किसी की रिस्पेक्ट में कोई चीज़ पेश करनी, ठीक है, वो ट्रिब्यूट हो गया। तो जो ये पोएम है ये भारत को ट्रिब्यूट है, सेलिब्रेट करती है उसकी नेचुरल ब्यूटी को, स्पिरिचुअल हेरिटेज को, एंड डैश को। किसको करती है? तीन चीज़ें होंगी, एक तो ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को, स्पिरिचुअल हेरिटेज को, और किस चीज़ को करती है सेलिब्रेट? हिस्टोरिकल ग्रेटनेस को। पोएम प्रेज करती है किसको? हिमावंत को। उसको डिस्क्राइब करती है कि वो बहुत माइटी है, अनपैरेलल्ड है, उसका कोई उसके जैसा कोई और नहीं है। उसके बाद जो गंगा है उसको डिपिक्ट शो कैसे किया गया? जनरस और ग्रेसफुल। और जो उपनिषद हैं वो ठीक है, उनको ऑनर किया जाता है कैसे? एज सैक्रेड एंड अनमैच्ड, बहुत पवित्र हैं। पोएम हाईलाइट करती है कंट्रीब्यूशन किनका? वॉरियर्स, योद्धाओं का, और सेजिस जो संत महात्मा हैं जिन्होंने भारत की भूमि को एनरिच किया है अपने साहस से, ब्रेवरी से और ज्ञान से। ये भी एक्नॉलेज करती है पोएम प्रेजेंस ऑफ किसकी? ब्रह्म नॉलेज की, और टीचिंग किसकी? बुद्धा जी की। हाईलाइटिंग इंडिया की बहुत ही डीप रूटेड स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। और पोएम रिपीट बार बार करती है किस बात को? कि इंडिया पियरलेस है, इसकी कीमत फिक्स नहीं की जा सकती, प्राइसलेस है। अर्जिंग एवरीवन टू प्रेज हर, कि इसकी प्रेज करो, सिफत करो, सलाह करो, गुणगान करो, ठीक है। ये आपकी समरी थी। और समरी के बाद आपका क्या आता है? हाँ, आपने कंप्लीट द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट द पोएम इन लाइन्स। ये लाइन्स में आपको पोएम के फीचर्स दिए गए हैं, वो कंप्लीट करने हैं। इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स मूड, पोएम का प्रभाव इसके पढ़ने वालों के ऊपर क्या पड़ता है? मूड क्या है? पेट्रोटिक है, रेवरेंट और सेलिब्रेटरी है। एक तो भारत की जो इतनी कल्चरल हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, और पेट्रियाटिक है, देशभक्ति वाली ये पोएम है, इसका मूड ये सेट होता है। फिर पोइट का एटीट्यूड, पोइट की टोन कैसी है? प्राउड है, कि वो बहुत प्राउड फील करता है और डिवोशनल है, ठीक है, अपने देश के प्रति। और रिदम, राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम इस पोएम की तो इरेगुलर है इसकी राइम स्कीम, लेकिन कहीं कहीं पे ए बी स्टाइल कुछ स्टैंजाज में फॉलो हो रहा है। ए बी राइम स्कीम कुछ स्टैंजाज में, सभी में नहीं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल्स क्या है? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है जब जो नॉन लिविंग चीज़ होती है जिसमें जान नहीं होती उसको आवाज़ दे दी जाती है, उसको एक पर्सनैलिटी दे दी जाती है। पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल क्या है? द जनरस गंगा, गंगा जो नदी है उसको जनरस कहा गया है कि वो दानी है, लेकिन जो दान देने वाला ट्रेट है, जो क्वालिटी है, वो तो इंसानों में होती है, ठीक है। और जो भारत है, भारत को होरी एंटिक्विटी इज़ भारत, शी इज़ पियरलेस, ठीक है। और इस लाइन में जो भारत का है उसको शी कहा गया है, लेकिन भारत तो नॉन लिविंग थिंग है, लैंड है, ज़मीन है आखिर में, ठीक है। और उसको माँ की तरह कहा गया है, ठीक है, मदरलैंड माँ की तरह कहा गया है। तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल्स हैं दो। द जनरस गंगा, गंगा को जनरस कहा गया है ह्यूमन ट्रेट, और भारत को शी इज़ प्राइजलेस कहा गया है मदर के तौर पे। अब उसके बाद आपका क्या है? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफरेंस शी इज़ पियरलेस? लेट्स
प्रेज हर, जो ये फ्रेज दिया गया है शी इज़ पियरलेस लेट्स प्रेज हर की वो बहुमूल्य है और उसकी प्रेज करो, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है? ठीक है, ये रीइंफोर्स करती है किसको? सेंट्रल थीम इंडिया की कि इस ये लाइन क्यों कही गई है कि शी इज़ प्राइजलेस लेट्स प्रेज हर, इसलिए कही गई है, ये लाइन ये दर्शाती है कि इंडिया यूनिक है, ठीक है। और रीडर्स को ये लाइन कहती है कि क्योंकि इंडिया यूनिक है, आपकी मातृभूमि बहुत यूनिक है, तो आप अपने देश के प्रति गर्व महसूस करो और अपनी देश के प्रति जो भी आपकी ड्यूटी है उसको फुलफिल करो। उसके बाद आपने इंडिया इज़ मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज दिस सनी गोल्डन लैंड, सजेस्टिंग दैट इट इज़, इंडिया को मेटाफोरिकली कहा गया है कि ये सनी गोल्डन लैंड है, ठीक है। सूरज जैसी चमकती हुई सोने जैसी धरती है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो भारत की लैंड है और जो कंट्री है इंडिया एज अ कंट्री जो है वो प्रॉस्पेरस है, रेडिएंट है और फिल्ड विद द डिवाइन लाइट एंड अबंडेंस, ठीक है। कि इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, सभी खुश हैं, उन्नति कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत को सनी गोल्डन लैंड कहा गया है कि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी हम सर्च कर लेते हैं क्या होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धि, ठीक है, कि बहुत सक्सेसफुल ये कंट्री है। फिर आपका क्या आ जाता है? पोएट सिंबोलिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पोएट है, कवि है, इस कविता में वो सिंबोलिज्म यूज़ करते हैं, यानी कि क्या कि अलग अलग चीज़ों को सिंबल्स दे के रेफ़र किया जाता है। कॉलम 1 को आपने मैच करना है कॉलम 2 के साथ, ठीक है। कि कॉलम 1 में जो आपको सिंबल्स दिए गए हैं वो किसको डिनोट करते हैं? तो जो हिमावंत है, हिमालय का पर्वत, वो ताकत को सिग्निफाई करता है, ठीक है, ताकत का सिंबल है। गंगा जो है नदी, वो प्योरिटी और जनरोसिटी को सिंबल है। उपनिषद अपना जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, लिटरेचर है, ज्ञान है, जो वेद हैं हमारे, वो हमारी फ़िलोसफिकल लेगेसी को, यानी कि नॉलेज को, एक तरीके से हमारे ज्ञान को, फ़िलॉसफी को, कि हमारे क्या विचार हैं, थिंकिंग कैसी है, उसको डिनोट करते हैं। जो वॉरियर्स एंड सेजेस हैं, संत महात्मा और योद्धा हैं, वो हमारे जो योद्धा हैं वो करेज का सिंबल हैं, और सेजेस संत महात्मा ज्ञान का। ब्रह्म नॉलेज और बुद्धास धामा यानी कि धर्म, बुद्धा का धर्म जो है, और ब्रह्म नॉलेज ये किसके सिंबल हैं? नॉलेज के और एनलाइटनमेंट के, ज्ञान की प्राप्ति के। सनी गोल्डन लैंड भारत को कहा गया है, ये किसका सिंबल है? ग्लोरी का, रिचनेस का, और प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, उन्नति का। उसके बाद आपका जो पोएट है इस कविता में इमेजरी का भी इस्तेमाल करता है। ये भी एक टेक्निक होती है, जैसे पर्सोनिफिकेशन हो गई, मेटाफर हो गया, ठीक है। इमेजरी भी एक टेक्निक होती है पोएम में, एक शब्दों के ज़रिए एक पिक्चर प्रेजेंट करने का, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर्स, ठीक है, जो हमारे सेंसेस को अपील करते हैं, कि शब्दों का इस्तेमाल करके एक पिक्चर बनाई जाती है, छवि बनाई जाती है। इमेजरी की एग्जांपल्स देनी है हमने पोएम में से ढूंढ के। तो एक तो है जो सनी गोल्डन लैंड कहा गया है। सनी गोल्डन लैंड शब्द इन फ्रेज को पढ़ के हमें कैसी इमेज बनती है कि बहुत ही ब्राइट और वार्म मेंटल पिक्चर बनती है ऑफ द लैंडस्केप, कि बहुत खुशहाली है। दूसरी आपकी इमेजरी ऑडिटरी है, सुनने वाली। ऑडिटरी का मतलब होता है हियरिंग से जुड़ा हुआ, जो हमारी हियरिंग की सेंस है ना, उससे जुड़ा हुआ। तो इसमें क्या कहा गया है? द डिवाइनेस्ट म्यूज़िक हैज़ बीन हर्ड हेयर। तो यहाँ पे म्यूज़िक को डिवाइन कहा गया है, ठीक है, कि हेवनली म्यूज़िक है, रूह को छूने वाला। तो ये दो पिक्चर्स प्रेजेंट की हैं, एक तो सनी गोल्डन लैंड और दूसरी डिवाइनेस्ट म्यूज़िक की। उसके बाद आपने बताना है इम्पैक्ट क्या पड़ा है जो हाइफन्स यूज़ हुए हैं पहले स्टैंजा में, ठीक है। पहले स्टैंजा में जो हाइफन यूज़ हुए हैं,
तो ये आपकी पोएम है और पहले स्ट्रेंजा में ये हाइफन लगा हुआ है, ये माइनस सा साइन, ठीक है। ये हाइफन जो लगे हुए हैं ये क्यों लगाए गए हैं, इसका इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने बताना है। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि क्रिएट्स डेलिबरेट पॉजेस टू रीइंफोर्स द सेंस ऑफ एडमिरेशन एंड प्राइड, कि ये लिखा गया है कि आइफन इसलिए लगाए गए हैं कि जो रीडर है वो जानबूझ के रुके और वो एडमायर करे इस पोएम को, ठीक है, और वो प्राइड महसूस करे, गर्व महसूस करे। एम्फेसाइजेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेसेस हैं उनको दर्शाया गया है, ये रॉन्ग होगा। लेंड्स टू द लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट अ मेजर्ड चांट लाइक रिदम, lends to the lyrical quality giving it a measured chant like rhythm, कि एक रिदम बनाने के लिए ये यूज़ हुए हैं, ये भी नहीं मुझे लगता सही है। फिर suggests hesitation और uncertainty in the poet's claims about India, कि ये हाइफन इसलिए लगे हैं क्योंकि जो पोएट है वो भारत के प्रति अनसर्टेन है, कि उसको पता नहीं है भारत के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसकी नेचुरल ब्यूटी के बारे में। ये भी गलत है, उसको तो पता है। तो आई थिंक जो सही होगा वो आपका सही कौन कौन से हैं, अच्छा 4 में से 3 सही हैं। एक तो डेलिबरेट पॉजेज, ठीक है, कि रीडर रुके और एडमायर करे इस पोएम को, ये सही है आपका पहला, ठीक है। दूसरा आपका लेंड्स टू द लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट अ मेजर्ड चांट लाइक रिदम, लिरिकल क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है, ये भी सही है, ठीक है। फिर प्रेजेंट्स द की एलिमेंट बिफोर द हाइफन मेक्स अ स्ट्रॉन्ग असर्शन आफ्टर इट, ठीक है, कि हाइफन के पहले कोई बात कह दी और उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया बहुत ही स्ट्रांगली, ये भी सही है। आगे था नंबर 5। तो क्या नहीं सही था, एक तो ये 4th वाला सही नहीं था कि पोएट भारत के प्रति अनसर्टेन तो नहीं है, उसको पता है भारत के बारे में, ठीक है। दूसरा वो भारत की स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी नहीं शो कर रहा, ठीक है, ये दोनों गलत हैं। 2nd एंड 4th 1, 3 एंड 5 आपके करेक्ट हैं। आगे जो पोएट है वो कविता में हाइपरबोल का भी इस्तेमाल करता है, हाइपरबोली का भी इस्तेमाल करता है। फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एक्सट्रीम एग्जैजरेशन की जाती है। एक्सट्रीम एग्जैजरेशन का मतलब हो गया कोई बात को बढ़ा चढ़ा के कह देना, किसी पॉइंट को ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, ठीक है, ये रियल नहीं होता, ठीक है, बस सुनने में ज़्यादा अच्छा लगे और इंटेंस लगे, इसलिए हाइपरबोली का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देना। जैसे माई लगेज वेज अ टन, कि मेरा जो सामान है उसका 1 टन भार है, लेकिन ये सुनने में बहुत इंप्रेसिव लगता है, ये हाइपरबोली है। बात को लगेज भारी है लेकिन उसके भार को टन से कंपेयर कर दिया, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हाइपरबोली का इस्तेमाल हुआ है। और असलियत में लगेज का भार टन नहीं है, 1 टन नहीं है लगेज का भार, उसको तो कोई उठा ही नहीं पाएगा। और शी वॉज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, कि वो इतनी खुश थी कि उसकी जो स्माइल थी, हंसी थी, वो 1 मील जितनी चौड़ी थी। अब मुंह 1 मील जितना चौड़ा थोड़ी ना होगा, बात को कितना बड़ा चढ़ा के कह दिया। तो ये आपकी हाइपरबोली के एग्जाम्पल हैं। और जो ये एक पोएम है, ये एक ओड है। ओड क्या होता है, एक लिरिकल पोएम होती है जो जिसमें डीप एडमिरेशन होती है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, ठीक है, और एलिवेटेड फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है, इमोशन भर के होता है। ओड जो पोएम होती है उसकी लैंग्वेज एक्सप्रेसिव होती है, दर्शाया जाता है, ठीक है, और किसी चीज़ की क्वालिटीज़ के बारे में बताती है पोएम, ठीक है। तो ऐसी पोएम जो किसी चीज़ की क्वालिटीज़ के बारे में बताए और उसकी प्रेज़ करे, वो ओड होती है। फिर अपने पोएट है वो एल्यूजन का भी इस्तेमाल करता है इस पोएम में। एल्यूजन एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे राइटर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट, लिटरेरी वर्क या कल्चरल एलिमेंट विदाउट एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग इट। अच्छा, एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें लिखने वाला जो है वो इनडायरेक्ट रेफरेंस करता है किसी पर्सन, प्लेस, इवेंट या लिटरेरी वर्क के प्रति।
डायरेक्टली नहीं वो बताता, इनडायरेक्ट रेफरेंस करता है और रीडर को मानता है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा प्रायर नॉलेज के बेसिस के ऊपर, ठीक है। एल्यूजन के एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ अ रियल आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स क्लास, ठीक है। कि मैथमेटिक्स क्लास में वो आइंस्टाइन असली आइंस्टाइन जैसा है, ठीक है। अब इसमें एल्यूड्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। इनडायरेक्ट रेफरेंस दे दी, ठीक है। उसको इनडायरेक्ट रेफरेंस कंपेयर कर दिया कि मैथमेटिक्स क्लास में वो आइंस्टाइन के जैसा है, लेकिन आइंस्टाइन जो था वो साइंस के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था ज़्यादातर, ठीक है। उसने अपना तो यहाँ पे अगर बच्चे को के मैथ को कंपेयर किया गया है कि वो आइंस्टाइन जैसा है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है मैथमेटिक्स में या साइंस में। तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस दे दी, इसको एल्यूजन कहते हैं कि बच्चे को आइंस्टाइन के साथ कंपेयर कर दिया। उसके बाद आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आती है, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है। माइटी हिमावंत हमारा है, उसके जैसा अर्थ पे कोई नहीं है। गंगा जनरस है जो हमारी है, कोई भी और नदी इसके जैसी नहीं है। और जो उपनिषद हैं वो भी हमारे सैक्रेड उपनिषद जो हैं वो भी हमारे हैं, और इसके जैसे स्क्रिप्चर्स और कहीं नहीं हैं। तो ये आपने ब्लैंक फिल करनी है कि जो शब्द है माइटी रेफर्स टू द डैश ऑफ द हिमावंत, ठीक है। माइटी शब्द जो हिमावंत के बारे में यूज़ हुआ है वो किसको दर्शाता है। माइटी जो वर्ड है रेफर्स टू दी ग्रैंडियोर या मैसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हिमावंत। मैसिव स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा शक्ति जो है हिमावंत की, उसको वो बताता है। करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करने हैं। क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द 4th and 6th लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज़ यूज्ड टू 4th and 6th लाइन जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। 2, 3, 4th ये ग्रेस के बाद और ये देम के बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। ये क्यों यूज़ हुआ है, इसका मतलब क्या है। डाउट या अनसर्टेनिटी दर्शाना, किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करना, कन्फ्यूजन हेजिटेशन हाईलाइट करनी, क्या रिवील इंक्वायरी या क्यूरियोसिटी। मुझे लगता है पॉइंट एम्फेसाइज करना। देखो मैं क्या आंसर है, हाँ, किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करना। रेटोरिकल क्वेश्चंस हैं कि जैसे उसने पूछा कि जो जनरस गंगा है वो हमारी है, कौन सी और नदी है जो उसकी ग्रेस मैच कर सकती है, ठीक है। कोई नहीं कर सकती, पोइट को भी पता है। तो वैसे ही रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है वो। आगे है जो पोइट यूज़ करता है शब्द जनरस गंगा को डिस्क्राइब करने के लिए। क्यों गंगा को जनरस क्यों कहा गया है। जो गंगा जनरस है क्योंकि उसका जो पानी है गंगा रिवर का, वो बहुत सारे लोगों की, मिलियंस ऑफ पीपल की ज़िंदगी चलते रहने के लिए स्मूथली हेल्प करता है, ज़िंदगी प्रदान करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। और जैसे कहते हैं कि गंगा पाप धोती है, तो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग भी करता है। और बदले में जो गंगा नदी है वो कुछ नहीं मांगती हमसे, तो वो जनरस है कि दान ही करती है वो। मूवमेंट ऑफ द रिवर जो है उसको ग्रेसफुल क्यों कहा गया है। जो ग्रेसफुल मूवमेंट कही गई है गंगा नदी की, उसका मतलब ये है कि गंगा नदी डिग्निटी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल और काम पावर से, ठीक है, वो बहती रहती है। रिफ्लेक्टिंग द रिफाइंड नेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कि ग्रेसफुल मूवमेंट क्यों कहा गया है गंगा नदी के बहाव को, कि उसका बहाव जो है गंगा नदी का वो बहुत ही प्यार से, कामली वो बहता रहता है, ठीक है। और गंगा नदी सुंदर है। फिर ब्लैंक फिल करनी है। पोएट इज़ इम्प्लाइंग दैट, पोएट ये साबित करना चाहता है कि जो उपनिषद हैं, ठीक है, पोएट ये कह रहा है कि जो उपनिषद हैं वो अनमैच्ड हैं, कि अबंडेंट हैं इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। कि जो उपनिषद में ज्ञान है वो कैसा है,
अनमैच्ड है कि उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अबंडेंट है। तो पोइट कहता है उपनिषद का ज्ञान अनमैच्ड है, ठीक है, कि किसी और कंट्री के लिटरेचर में, बुक्स में इतना ज्ञान, इतनी डीप नॉलेज नहीं है जितनी भारत के उपनिषद्स में है, वेदों में है, ठीक है, अनमैच्ड है, कंपेयर नहीं कर सकते हम उसको किसी और के साथ। फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कि जो पोएम है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज में। भारत की संस्कृति जो आइडेंटिटी है, हेरिटेज है, ठीक है, ट्रेडिशन है, उससे वो कैसे कनेक्शन जोड़ती है। वो ऐसे कनेक्शन जोड़ती है कि जो पोएम है वो इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताती है। गंगा नदी हमारी कितनी महान है, ग्रेसफुल, हिमावंत स्ट्रेंथ को बताता है। स्क्रिप्चर्स, उपनिषद हमारे ज्ञान को, और हिस्टोरिकल फिगर्स दी गई हैं जैसे बुद्धा और सेजी संत महात्मा, जिनसे भारत की आत्मा बनी हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने ज्योग्राफिकल फीचर्स को, स्क्रिप्चर्स को, हिस्टोरिकल फिगर्स को बता के जो पोएम है वो इंडिया की हेरिटेज के साथ कनेक्शन जोड़ती है। कि आप पोइट के, कवि के एटीट्यूड के बारे में क्या कहोगे इस बात को पढ़ के कि जो शी इज़ प्राइजलेस है, लेट्स प्रेज हर, ये बार बार ये बात कह रहा है पोइट, शी इज़ प्राइजलेस, लेट्स प्रेज हर। ये फ्रेज़ को पढ़ के आप पोइट के एटीट्यूड के बारे में, नज़रिए के बारे में क्या कहोगे। हम ये कहेंगे कि जो रेपिटेशन हुआ है ये बताता है अनवेवरिंग डिवोशन के बारे में, कि जो कवि है वो भारत के प्रति बहुत श्रद्धापूर्वक है, पूरी तरह से पेट्रियोटिक है, डिवोटेड है, ठीक है, और वो इंडिया को सुपीरियर मानता है। कि क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत स्पिरिचुअलिटी है और इसकी हिस्टोरिकल डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है कि जो लाइन है मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, ये इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ये कहती है कि इंडिया जो है वो एक धरती का सिर्फ टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि बहुत ही होली स्पेस है, धार्मिक स्पेस है, पवित्र स्पेस है। और वो पवित्र क्यों हुई है? क्योंकि जो संत महात्मा हैं उन्होंने बहुत सालों के तपस्या से, ठीक है, और अपने गुणों को बांट के इस जगह को ब्लेस किया है। और जो पोएट है वो कैसे कनेक्ट करता है वॉरियर्स को और म्यूज़िक को इंडिया की ग्रेटनेस के साथ, ठीक है, कि योद्धाओं के बारे में बता के और म्यूज़िक के बारे में बता के वो भारत की शक्तियों, जो ग्रेटनेस है, महानता है, उसको कैसे दर्शाता है, ठीक है। जो वॉरियर्स हैं वो ताकत को दर्शाते हैं कि भारत जो है उसके सिटीजन्स वॉरियर्स हैं, कि ताकतवर हैं अपनी धरती की रक्षा करने के लिए बाहरी जो भी दुश्मन है उनसे। और जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक मैंने ऊपर बात की थी कि डिवाइन है, ठीक है, रूहानी म्यूज़िक है। जो ये बात ये बात शो करता है कि जो लोग हैं, लोगों का जो कल्चर है और उसकी एस्थेटिक रिफाइनमेंट हुई है, जो टेस्ट है भारत का म्यूज़िक में वो बहुत बढ़िया है। ये बात कहना चाहता है बेसिकली, भारत का म्यूज़िक बहुत बढ़िया है। और फिर आपका 5th क्वेश्चन है कि ये जो पोएम है ये राष्ट्र के प्रति गर्व महसूस करना, इस सेंस को कैसे पैदा करती है। ये नेशनल प्राइड की भावना को इस तरीके से शो करती है रीडर को। वो कहती है कि वो जो भारत है वो एक होरी एंटिक्विटी है, ठीक है, एंशियंट प्राइजलेस आइटम है, पियरलेस उसको कहा गया है, ठीक है, अनमैच्ड कहा गया है, इसको आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बहुमूल्य है, ठीक है। और भारत की क्वालिटीज़ को, जोग्राफिकल क्वालिटीज़ को, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को, कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है, इन चीज़ों को शो करके वो इंडिया के लोगों में इंडिया के प्रति नेशनल प्राइड जो है वो पैदा करती है। फिर आगे आपका वोकेबुलरी आ जाती है। सफिक्स दिए गए हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स। प्रीफिक्स शब्द के आगे लगता है और सफिक्स शब्दों के पीछे लगता है, ठीक है।
OUS दिया गया है सफिक्स, और इसका मतलब क्या होता है, फुल ऑफ या हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस। ये आपको हिंट दे दिया, ठीक है, कि आपने OUS वर्ड लगा के किसी वर्ड के पीछे आपने वर्ड बनाना है, ठीक है, OUS सफिक्स लगा के, और जो वर्ड होगा वो क्वालिटीज़ बताएगा काइंडनेस की। तो OUS आप किसके पीछे, OUS किसके पीछे लगाओगे, जनरस, OUS से आपका ये जनरस वर्ड बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने ITY लगाना है, ITY हिंट क्या है इसका, कि बहुत ज़्यादा पुरातन, बहुत ज़्यादा एंशियंट, ओल्ड। ये आप लिखोगे एंटीक्विटी, ठीक है, एंटीक्विटी। फिर आपका है EST, सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म कौन सी होती है, जो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव्स जब चैप्टर करेंगे उसमें आपका आएगा। सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव वो होती है जब हम एक चीज़ को पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो राम है वो पूरी क्लास में उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द होल क्लास। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तीसरी फॉर्म आपकी सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन हो जाएगी एडजेक्टिव्स की। तो इसमें EST से क्या बनेगा, डिवाइनेस्ट, सबसे ज़्यादा रूहानी। लेस का मतलब होता है विदाउट समथिंग, किसी चीज़ के बिना। तो यानी कि पीयरलेस, कि उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, अनमैच्ड, पीयरलेस, ठीक है। तो ये आपका आखिरी सफिक्स टेबल है, इसमें देखते हैं क्या करना है आपने। आपने ये टेबल को कंप्लीट करना है, डिफरेंट सफिक्स लगा के नए वर्ड्स बनाने हैं और सेंटेंस भी क्रिएट करने हैं। तो सफिक्स पहले दिया गया है शन, इसका मतलब क्या होता है, कोई एक्शन या प्रोसेस, ठीक है। जैसे इंडिकेट से आपने बना दिया इंडिकेशन। डार्क क्लाउड्स वर एन इंडिकेशन दैट इट वुड रेन सून, कि डार्क जो क्लाउड्स थे वो हमें बता रहे थे, शो कर रहे थे कि बारिश होने वाली है। फिर इव, IVE, इव है आपका सफिक्स, इसका मतलब होता है क्वालिटी या नेचर ऑफ, किसी चीज़ की क्वालिटी। इव से आप क्या बनाएंगे वर्ड, इव से आप बनाएंगे क्रिएटिव, ठीक है। द पोइट्स क्रिएटिव यूज़ ऑफ इमेजरी ब्रिंग्स द लैंड टू लाइफ, कि पोइट ने जो अपनी इमेजरी की क्रिएटिव यूज़ की है उससे जो भारत की भूमि है वो जिंदा हो गई। ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो पर्सन ही होती है, क्योंकि उसको पर्सोनीफाई करके भारत को मदरलैंड, माँ कहा गया है। फिर है मेंट। मेंट से आप क्या सफिक्स बनाओगे, मेंट सफिक्स इस्तेमाल करके क्या वर्ड बनेगा, एनलाइटनमेंट, ठीक है, कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर आपने ED सफिक्स यूज़ करना है, ED से आप क्या बनाओगे, सैंक्टिफाइड, ठीक है। ED आपका पास्ट टेंस को डिनोट करता है, सेकंड फॉर्म लगती होती है पास्ट टेंस में, जैसे अपना नीड, नीडिड, नीडिड, तो नीडिड आपकी सेकंड फॉर्म। तो ये आपके सारा सॉल्यूशंस था जो क्लास 9th के लिए NCERT इंग्लिश टेक्स्ट बुक है कावेरी की, भारत आवर लैंड हमारी पोएम थी। सभी सॉल्यूशंस में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है सभी चैप्टर्स पोएम्स के ऊपर सॉल्यूशंस का आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हैं, इट विल मीन अ लॉट टू मी, एंड थैंक यू वेरी मच।